आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नोटबंदी का असर कहां सबसे ज्यादा हुआ है। जी हां, ऐसा लगता है कि आतंक की फंडिंग पर नोटबंदी का वाकई में असर हुआ है, और ऐसा नहीं होता तो फिर आतंकवादी अपनी रणनीति बदलते नहीं दिखाई देते। गुरुवार को पुलवामा में आतंकवादियों ने एक बैंक में लूट की, 11 लाख रुपए के नए नोट लिए और फरार हो गए। बैंक की लूट के वीडियो सामने है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आतंकी बैंक के अंदर दाखिल होते हैं, AK-47 राइफल की नोक पर लोगों को धमकाते हैं और जम्मू कश्मीर की इस ब्रांच से आतंकवादियों ने 11 लाख रुपए नए नोट निकाले और लेकर भाग गए। अब सवाल ये उठता है कि आतंकियों को बैंक लूटने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है। दरअसल पिछले एक महीने में 4 बैंक लूट की वारदात जम्मू कश्मीर में दर्ज की जा चुकी है, और आतंकवादी बैंक इसलिए लूट रहे हैं क्योंकि आतंक के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नए नोट की जरूरत ज्यादा आन पड़ रही है। आतंकियों के निशाने पर बैंक। पुलवामा में आतंकियों ने की 11 लाख की लूट। नोटबंदी का असर आतंकी फंडिंग पर भी हुआ है, और इसीलिए अब आतंकी न केवल बौखलाए हुए हैं बल्कि बैंकों को भी निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें पुलवामा के जम्मू कश्मीर बैंक की हैं, जहां 4 से 5 आतंकियों ने बैंक में धावा बोला और लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बैंक के गेट से अचानक शख्स फायरिंग करता हुआ बैंक के भीतर घुसता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग सहम जाते हैं। AK-47 से लैस आतंकी बैंक कर्मियों को बंधक भी बनाते हैं और बैंक में रखे पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में बैंक लूटे जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी आतंकियों ने 3 बैंकों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए लूटे हैं। पुलिस का कहना है कि बैंकों को इस बारे में पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। पुलिस फिलहाल इस CCTV फुटेज के आधार पर आतंकियों की तलाश कर रही है। कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके पास हमारा रिस्पांस टाइम ज्यादा है, कुछ हैं जो बैंक्स जो क्लोज हैं, जहाँ पे हमारी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पे हमारा जो प्रेजेंस हमेशा रहता है। कुछ दिन पहले बड़गाम जिले के अरिहाल मेसी बैंक की शाखा से संदिग्धों ने 8 लाख रुपए लूट लिए थे। बड़गाम के चरारे शरीफ में ही एक बैंक से 13 लाख की नकदी लेकर आतंकी फरार हो गए थे। पोशकार इलाके में भी जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में लूट की कोशिश हुई थी। फिलहाल दिन दहाड़े बैंक लूटे जाने की वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। 8 नवंबर से हुई नोटबंदी के बाद जिस तरह आतंकी बैंकों को निशाना बना रहे हैं, वो अपने आप में चौंकाने वाला तो है ही, साथ ही बैंकों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। आज से 4 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर एक बलात्कार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। निर्भया कांड, हम सब जानते हैं उसका दंश क्या है। पूरी दिल्ली हिलती रही थी तकरीबन 12 दिनों तक। लेकिन 4 साल में क्या कुछ बदला है? बिल्कुल नहीं साहब। राजधानी दिल्ली आज भी महिलाओं के लिए उतनी ही असुरक्षित है जितनी आज से 4 साल पहले थी। तमाम कानून बना दिए गए, दिल्ली में सरकार बदल गई, पुलिस ने अपना पूरा रवैया बदल दिया, लेकिन आज भी दिल्ली में बलात्कार की घटनाएं कम होना तो दूर की बात है, उसी तरीके से, उसी दरिंदगी से हो रही है। दक्षिणी दिल्ली के मोतीबाग इलाके से 20 साल की एक लड़की करीब उसी तरीके से उठाई गई, उसका बलात्कार हुआ, आरोपी गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या वाकई में दिल्ली कभी भी अपने इस घिनौने पहलू से निजात पा पाएगी? कहां है अरविंद केजरीवाल की सरकार जो तमाम दावे करती थी महिला सुरक्षा को लेकर? कहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वो तमाम दिग्गज जो महिला सुरक्षा के दावे करते हैं? और कहां है दिल्ली पुलिस जो महिला सुरक्षा के लिए सब कुछ करने का दावा करती है? ऐसा लगता है जैसे कि दिल्ली में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। 4 साल बाद वही दरिंदगी। दिल्ली की सड़कों को एक कार 2 घंटे तक रौंदती रही। वो चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज दिल्ली की कानों तक नहीं पहुंची। और फिर रात के अंधेरे में शर्मसार हो गई राजधानी दिल्ली का एम्स अस्पताल। रात के करीब 9 बजे 20 साल की एक लड़की दिन भर काम की तलाश करने के बाद घर लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही थी कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? लड़की ने जवाब दिया, नोएडा। ड्राइवर ने कहा, यहाँ कब तक बस का इंतजार करेंगे? मुझे उधर ही जाना है, छोड़ दूंगा।
घर जाने की जल्दबाजी में लड़की ड्राइवर के झांसे में आ गई और ये उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ड्राइवर के इरादे नेक नहीं थे। वो करीब 2 घंटे तक लड़की को कार में लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा और फिर रात के करीब 11 बजे उसने मोती बाग के पास गाड़ी खड़ी कर दी और डरा धमका कर लड़की से रेप किया। जैसे तैसे पीड़ित उस हैवान के चंगुल से भागने में कामयाब रही और भागते भागते वो पेट्रोलिंग करती एक पीसीआर वैन तक जा पहुंची। उसने इसको ऑफर किया कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, तो उसने उसको अपने कैब में बैठाया। रात को 3-4 घंटा घुमाता रहा। आरोपी की गाड़ी पर पुलिस को होम मिनिस्ट्री का स्टिकर भी लगा मिला और इसकी बिना पर पुलिस आरोपी तक पहुंच सकी। गाड़ी एक सीआईएसएफ के बेटे की बताई जा रही है। पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर जब उनसे कांटेक्ट किया तो आरोपी ड्राइवर का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। 4 साल बाद राजधानी की सड़कों पर हुई इस वारदात ने एक बार फिर निर्भया कांड के जख्म हरे कर दिए हैं और सवाल फिर सामने है कि कब हमारी बहन बेटी महफूज होंगी। दिल्ली से राम कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सरकार ने काले धन रखने वाले लोगों को अपना पैसा सफेद करने का एक मौका और दिया है। काले धन पर सरकार की 50-50 स्कीम आज से लागू हो गई है। इस 50-50 स्कीम में सीधा मतलब यह है कि अगर आप अपना 1 लाख रुपए काला धन सरकार के पास जमा करते हैं तो 50% टैक्स के तौर पर कट जाएगा। बाकी बचे 50% में से 25% आपको 4 साल बाद इस्तेमाल के लिए मिलेगा और 25% आपको आज से ही इस्तेमाल के लिए मिलेगा। यानी कि 25,000 रुपए इस्तेमाल के लिए आज मिलेंगे, 25,000 रुपए इस्तेमाल के लिए 4 साल बाद और 50,000 रुपए टैक्स के तौर पर सरकार आपसे ले लेगी अगर 1 लाख का काला धन आप सरकार के सामने रखते हैं। अब इसमें कितने लोग वाकई में अपना काला धन सरकार को देते हैं, ये एक यक्ष प्रश्न है। चाहे नोटबंदी का फैसला हो या फिर काले धन के कुबेरों पर इनकम टैक्स की रेड, सरकार ने साफ कर दिया है कि वो काली कमाई करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार ने लोगों को अपने काले धन को सफेद करने का एक और मौका दिया है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रखा गया है। लोग 50% टैक्स देकर अपने ब्लैक मनी को व्हाइट कर सकते हैं। ब्लैक मनी को खुद बताने पर 50% रकम चुकानी होगी। 25% रकम गरीब कल्याण योजना में जमा की जाएगी, जिसे 4 साल तक निकाला नहीं जा सकेगा। काले धन की सूचना ईमेल के जरिए भी दी जा सकती है। जो लोग काले धन का खुलासा करेंगे उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे। 4 साल की डिपॉजिट जिसमें बिना इंटरेस्ट, बिना कोई सूद के डिपॉजिट रखनी है सरकार के पास 4 साल के लिए, तो वो डिपॉजिट करने के बाद एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और वो अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब वो ऐसा करेगा तो उसके बाद उसको प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी की बाकी सब झंझट में से मुक्ति मिल जाएगी। जाहिर है सरकार का मकसद काले धन को बाहर निकालना है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर के बाद कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 200% जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही उसे कड़ी सजा भी दी जाएगी। 38 दिन बाद लगातार सरकार ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए नए नए नियम जारी कर रही है। उसमें कई नियम बदले भी गए हैं। आईडीएस स्कीम के बाद सरकार ने कहा था कि कोई दूसरी स्कीम तो नहीं आने वाली, लेकिन दोबारा लोगों को सरकार ने एक बार फिर से मौका दिया है ताकि वो छुपे हुए लोग बाहर आ सके जो अभी तक अघोषित संपत्ति को घोषित नहीं कर पाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध आज कितने खराब हैं, इसके बारे में कुछ भी कहना अपने आप में बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि हम सब जानते हैं। लेकिन इन खराब संबंधों के बावजूद जब भी कोई ऐसी छोटी सी बात सामने आती है जो प्रदर्शित करती है कि मानवता सबसे ऊपर है, तो वाकई में लगता है कि हिंदुस्तानी गर्व से अपना सर ऊंचा कर सकते हैं। पाकिस्तान से 2 साल की एक बच्ची हिंदुस्तान आई इलाज कराने के लिए और वो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। हिंदुस्तान में उसका इलाज बखूबी किया गया। हंसी खुशी पाकिस्तान ये परिवार अब अपनी बच्ची को लेकर जा चुका है। ये प्रदर्शित करता है कि चाहे संबंध देशों के बीच कितने भी खराब क्यों न हो, इंसानियत और मानवता एक अलग चीज है और ऐसे में फक्र होता है। मां की गोद में खेलती 2 साल की इस बच्ची का नाम जीनिया है। जीनिया पाकिस्तान के साहिवाल की रहने वाली है। इस बच्ची को हिंदुस्तान में नई जिंदगी मिली है। जीनिया बोन मैरो में आई बीमारी का इलाज कराने हिंदुस्तान आई थी। 2 बार हुए ट्रांसप्लांट के बाद अब ये बच्ची पूरी तरह ठीक बताई जा रही है।
हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें नहीं लग रहा था कि हम कहीं शायद डिफरेंट जगह पे आ गए हैं। हर बंदे की शक्ल हम देखते तो लगता था कि ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है, बिकॉज सब लोग एक जैसे हैं ना, सो कल्चर एक जैसा है। हमें बिल्कुल गैरपन नहीं लगा। सो लोग बड़े अच्छे थे, बड़े स्वीट थे, दे हैव बीन वेरी काइंड, वेरी हेल्पफुल। 1 साल पहले जीनिया को तेज बुखार आया था। बाद में पता चला ये बच्ची हीमाफेगनोसाइटिक लिम्बोहिस्टियोसाइटोसिस यानी HLH से पीड़ित है। इसकी वजह से शरीर में तेजी से खून घटता चला जाता है, लेकिन बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में उसका कामयाबी से इलाज किया गया। अभी ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया है और शी इज़ फाइन और अभी वापस अपना घर जाने वाली है 1-2 दिन में। जीनिया के सफल इलाज के बाद उसके घर वाले बेहद खुश हैं और वे हिंदुस्तान में मिले प्यार के लिए आभार जता रहे हैं। अब जिया भारत से पाकिस्तान के लोगों के लिए प्यार का संदेश साथ लेके जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। साउथ चाइना सी में एक बार फिर चीन ने प्रदर्शित कर दिया है कि उस पूरे इलाके में अगर कोई एक ताकत है तो वो है चीन। दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत का इस्तेमाल करते हुए चीन ने युद्धाभ्यास किया, जिसमें लड़ाकू विमानों के साथ साथ मिसाइल परीक्षण भी किए गए। जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन ये प्रदर्शित कर रहा है कि एशिया में अगर कोई एक ताकत है तो वो है चीन। हरकतों से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन। दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास, समंदर में बरसाई मिसाइल, गोला बारूद से ताकत की आजमाइश। ड्रैगन ने दिखाई दादागिरी। दक्षिण चीन सागर पर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला अपने खिलाफ आने के बावजूद चीन इस इलाके में पैठ बढ़ाने में जुटा है। पहले से चल रही खींचतान के बीच ड्रैगन ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास कर दुनिया को आंख दिखाने की कोशिश की है। चीन की सेना ने दक्षिण चीन सागर से सटे बोहाई सी में सैन्य अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में 10 जंगी जहाज और 10 एयरक्राफ्ट करियर ने हिस्सा लिया। ड्रिल में चीन ने अपने मिसाइल की क्षमताओं को परखा। इस दौरान हवा से हवा, हवा से समंदर और समंदर से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने सटीक निशाना लगाया। मीडिया में जारी तस्वीरों में मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदती नजर आई। दुनिया को ताकत दिखाने में जुटे चीन ने सोवियत संघ के दौरान बने लियाओनिंग एयरक्राफ्ट करियर और आधुनिक J-15 फाइटर जेट्स को भी सैन्य अभ्यास में शामिल किया। चीन ने सैन्य अभ्यास के लिए जिस जगह और वक्त का चुनाव किया है उसे दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ चीन का भड़काने वाला कदम करार दे रहे हैं, क्योंकि यह इलाका विवादित इलाके से कुछ ही दूर है। इससे पहले अमेरिकी थिंक टैंक ने इलाके का हथियारीकरण करने के लिए चीन की आलोचना की थी और यह आशंका जाहिर की थी कि चीन यहां आधुनिक हथियार तैनात कर रहा है। लेकिन चीन दुनिया की चिंताओं से बेपरवाह है। वो सैन्य अभ्यास के जरिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन।